हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको चारों एपिसोड मार्को पोलो का पसंद आया होगा। अब हम आगे के एपिसोड नंबर 5 हैशशीन की तरफ जाएंगे। हैशशीन एक ऐसे लुटेरे हैं जो कि तंत्र मंत्र की विद्या सीखते हैं ताकि वो छुप कर अपने शत्रुओं पर आक्रमण कर सके और शत्रु को बिल्कुल सावधान होने का वक्त ना दे। 100 आइज अपने कमरे से बाहर छत पर आता है और चारों तरफ घूम कर देखता है क्योंकि उसे कुछ अजीब सा आभास होता है। इधर तबेले में घोड़े बहुत ज्यादा हलचल करने लगते हैं। मार्को और कुबलई खान अपने खेल में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। तभी कुबलई खान को जहर भरा तीर कोई मारता है, वो गिर जाता है। कुछ लोग कुबलई खान के राज में आक्रमण कर देते हैं। मार्को अपनी जान की परवाह ना करते हुए कुबलई खान के लिए लड़ाई करता है। बॉम्बा और 100 आइज सभी मिलकर उन लोगों के साथ लड़ते हैं। कुबलई खान गंभीर रूप से घायल हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है। वैद्य लोग इलाज करते हैं। जिंगम इम्प्रेस छवि से कुबलई खान की सेहत के बारे में पूछता है। इम्प्रेस छवि बोलती है कि कुबलई खान पर पीले बिच्छू का जहर है और सिर्फ रात भर का समय है कुबलई खान के पास। जिंगम पूछता है कि कितने आदमी आए थे आक्रमण करने के लिए। इम्प्रेस छवि बोलती है 3। कुबलई खान के लोग सब मारे गए हैं, जितने भी सूरवीर थे। जिंगम युद्ध परिषद की बैठक बुलाता है। अहमद नाराज होकर जिया सिदोस सोंग डायनेस्टी पर आरोप लगाता है, पर यूसुफ बोलता है कि उसके पास कोई भी चौकी से कोई सूचना नहीं थी। जिंगम यही सवाल सबसे पूछता है कि इतने सूरवीर रहते कैसे कुबलई खान पर आक्रमण हो गया। तभी 100 आइज उसे हैशशीन के बारे में बोलता है, जो कि पानी के अंदर से तैरकर आक्रमण करने आते हैं, जो पहाड़ में रहने वाले बूढ़े से ट्रेंड होते हैं और उनकी पहचान सिर्फ कुबलई खान के घोड़े ही कर पाए थे। ये सुनकर जिंगम बोलता है कि हैशशीन का नाश उसके चाचा हुल्गू ने बहुत पहले ही कर दिया और वो सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है जो कि बच्चों को रात में सुनाई जाती है, और ये कहकर वो टाल देता है। 100 आइज बोलता है कि वो अगर हैशशीन नहीं है तो उनकी तरह वो ट्रेंड है, और कहता है यूसुफ सही है, ये भाड़े के टट्टू हैं। फिर जिंगम से मार्को भी यही कहता है। जिंगम चाहता है कि वो सेना को लेकर जाए और इस बात की पुष्टि करे। फिर मार्को जिंगम के पीछे जाता है और बोलता है कि अगर सेना हैशशीन के सामने व्यापारी के रूप में जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो लोग अफीम के फूल का व्यापार करते हैं, जो कि हैशशीन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जिंगम बोलता है कि अगर ये गलत हुआ तो उसके टुकड़े कर दिए जाएंगे, और वो रिक्वेस्ट करता है कि उसके पिता और चाचा को छोड़ दिया जाए, क्योंकि कुबलई खान ने इस बारे में उसे सहमति दे दी है। पर जिंगम मार्को को बोलता है कि उसे उस रात इस बात पर कोई दिलचस्पी नहीं है। अब इन कोकाजिन को आकर कुबलई खान की सेहत के बारे में बताता है। कोकाजिन उससे पूछती है कि क्या कुबलई खान जीवित है। ये पूछने पर जैबिंग उसे बताता है कि अभी कुछ कह नहीं सकते। इधर जैबिंग कोकाजिन को बताता है कि मार्को पोलो भी हैशशीन की खोज के लिए जा रहा है। 100 आइज मार्को को हैशशीन के आक्रमण के तरीके के बारे में बताता है कि उसे कब जाना चाहिए और किस तरीके से उसे आक्रमण करना चाहिए। वो उसे यही सजेस्ट करता है कि वो शाम में जाए, क्योंकि अंधेरे में वो नहीं देख पाते। मार्को तबेले में अपने घोड़ों के पास कुछ काम कर रहा है। इतने में ही जैबिंग आता है और मार्को को बोलता है कि कोकाचिन उससे मिलना चाहती। कोकाचिन मार्को पोलो को कहती है कि वो इस दौरान वहां से भाग सकता है, क्योंकि बॉम्बा के पास गोल्डन टैबलेट रहता है। अगर कुबलई खान मारा जाता है तो उसके साम्राज्य में मार्को पोलो के बारे में कोई कुछ नहीं पूछेगा। फिर बॉम्बा और मार्को कुबलई खान की सेना के साथ युद्ध के लिए निकल जाते हैं। इधर जिया सिदो इम्प्रेस डावेजार के पास मरे हुए सैनिक की लाशें लेकर आता है और बोलता है कि ये सब नतीजा है क्रूर लोगों के साथ, बर्बर लोगों के साथ दोस्ती करने का और बातचीत करने का। फिर गवर्नर सोंग डायनेस्टी का जो रहता है वो बोलता है कि उसका पूरा समर्थन है जिया सिदो के साथ, अगर वो चाहे तो वो कुबलई खान के राज्य के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। जिंगम अकेले बैठा रहता है। तभी अहमद, जो कि वित्त मंत्री है कुबलई खान का, जिंगम के पास आता है और सोंग डायनेस्टी और जिया सिदो के ऊपर आक्रमण करने को बोलता है। पर जिंगम को कहीं न कहीं लगता है कि मार्को जिया सिदो को बेकसूर प्रूफ कर ही देगा, पर अहमद को ये सब मार्को की चाल लगती है। पर जिंगम बोलता है कि मार्को अपने पिता और चाचा को बचाने की वजह से ये सब कर रहा है, पर अहमद को ये सब थोड़ा अजीब लगता है,
क्योंकि वो वेस्ट के लोगों के सोच को लेकर थोड़ा कंफ्यूज रहता है। इधर जंगल में बॉम्बा और मार्को पहुंचते हैं। दोनों बैठकर बातें करते हैं। दरअसल बॉम्बा कुबलई खान का नाजायज संतान रहता है, जिसे जिंगम जैसा सम्मान कभी नहीं मिलता, पर वो दिल से कुबलई खान को पिता मानता है। इसलिए वो मार्को को धन्यवाद बोलता है क्योंकि उसने कुबलई खान की जान बचाई है। बॉम्बा कुबलई खान का नाजायज संतान रहता है, जिसे जिंगम जैसा सम्मान कभी नहीं मिलता, पर वो दिल से कुबलई खान को पिता मानता है। इसलिए वो मार्को को धन्यवाद बोलता है क्योंकि उसने कुबलई खान की जान बचाई है। बॉम्बा मार्को से उसके माँ पिताजी के बारे में पूछता है। मार्को बताता है कि उसे उसकी मौसी ने पाला है, क्योंकि उसकी माँ की मृत्यु बहुत पहले ही हो गई थी और उसके पिता से वो 3 साल पहले ही मिला है। बॉम्बा उसे ज्यादा कुछ पूछने मना करता है। मार्को बोलता है कि वो इससे ज्यादा कुबलई खान के राज के बारे में जानना भी नहीं चाहता। वो बस कुबलई खान के हमला का बदला लेना चाहता है ताकि वो दया करके उसके पिता को छोड़ दे। इधर मैजिन अपने गुप्तचर से बोलती है कि वो जियासुद्दो को कुबलई खान का घायल होने का संदेश दे दे, पर मैजिन का खबरी जाना नहीं चाहता क्योंकि वो डर रहा था, क्योंकि हर जगह कुबलई खान के लोग सब पता लगा रहे थे, छापामारी कर रहे थे। वो खबरी मैजिन को बोलता है कि वे स्वयं जाकर खबर दे, पर मैजिन बोलती है उसे कुछ दिन रुकना पड़ेगा क्योंकि उसकी बेटी की जान दांव पर लगी है। इधर वाइस रेजेंट यूसुफ, जो कि कुबलई खान का उप शासक रहता है, जो कि हर तरीके के नियम कानून और कार्रवाई सजा का प्रावधान करता है, वो हैशशीन का एक लुटेरा को पकड़ लेता है और बंदी गृह में रखता है। उसके बाद उससे पूछता है। उसके पूछने पर वो लुटेरा बताता है कि उसे बस कुबलई खान को मारकर स्वर्ग का रास्ता तय करना है, क्योंकि उसकी नज़र में कुबलई खान एक बहुत ही क्रूर शासक था। यूसुफ उसे बहुत टॉर्चर करता है, पर वो फिर भी सच नहीं बताता। फिर जिंगम आता है और यूसुफ से पूछता है कि क्या लुटेरे ने कुछ बताया। वो बोलता है कि अगर वो सच ना बताए तो उसकी चमड़ी उसके शरीर से उतार दी जाए। फिर मार्को के पिता के पास जाकर जिंगम बोलता है कि क्या वो अपने बेटे को इस्तेमाल कर रहा है, और उसका बेटा बहुत ही मूर्ख है क्योंकि वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने पिता के जान को बचाने के लिए कूद पड़ा। इधर मार्को और बॉम्बा व्यापारी की वेश में एक नगर में जाते हैं। मार्को अंधेरा होने का इंतजार करता है, पर बॉम्बा बोलता है कि अंधेरा होने पर वो ज्यादा खरीदारों को आकर्षित नहीं कर पाएगा। फिर वो एक बड़ी व्यापार की मंडी जैसे बड़े रूम में जाते हैं जहां बहुत सारे लोग लेन देन करते हैं। मार्को भी कुछ खरीदता है, फिर एक वाइट जेड का पत्थर निकालता है और बोलता है कि ये भी बहुत कीमती है कुबलई खान के राज्य में, और चीनी लोग इसे सोने से भी कीमती मानते हैं। वो बोलता है कि ये शाही दरबार से लाया गया है। फिर उसी भीड़ में एक आदमी उसकी कीमत पूछता है। तब मार्को बोलता है कि इसकी कीमत है कि वो उसे स्वर्ग की ओर ले जाने वाले फूल यानी अफीम के फूल के बारे में बोलता है। फिर मार्को उससे उस बूढ़े के बारे में पूछता है जो कि हैशशीन को ट्रेन करते हैं। ये सुनते ही सभी लोग अचानक वहां से उठकर बाहर चले जाते हैं। इधर जिंगम कुबलई खान के पास आकर बैठता है और उसकी सेहत को लेकर बहुत चिंता इम्प्रेस छवि उसे हिम्मत देती है। जिंगम इम्प्रेस छवि से बोलता है कि वो इतनी यकीन से कैसे कह सकती है कि कुबलई खान ठीक हो जाएगा। तो इम्प्रेस छवि उसे बोलती है कि उसे परलोक पर बहुत ज्यादा विश्वास है, पर जिंगम बोलता है कि उसे जीवन के ऊपर आस्था है, और ये बोलकर वो चला जाता है। इधर मार्को से एक आदमी मिलने आता है उस व्यापार मंडी में, जो कि उसका मालिक रहता है। मार्को बोलता है कि ये हैशशीन की चाहत रखने वाला अधिकारी ने, जो कि कुबलई खान के सचिवालय में काम करता है, उसने दिया है। फिर वो आदमी जो उनसे मालिक के तौर पर मिला था उस ठिकाने का, वो बोलता है कि वो बस एक मिडिल मैन है। बॉम्बा बोलता है कि वो स्वर्ग के मालिक यानी उस बूढ़े से मिलना चाहता है। वो ठिकाने का मालिक बोलता है कि वो बूढ़ा बहुत खतरनाक है, और फिर यह सुनकर मार्को बोलता है कि उसको उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। इधर अहमद को जिंगम बुलाकर बोलता है कि जियासुद्दो अपने राजदूत और सैनिकों को षड्यंत्र करके जिंगायंग के रास्ते में मार चुका है। जब वो जिंगम और अहमद से बातचीत करके वापस जा रहे थे, दोष वो कुबलई खान के राज पर डाल देता है। युद्ध के लिए सोंग डायनेस्टी सेना तैयार कर रही है। अहमद जिंगम को बोलता है कि उन्हें भी युद्ध करना चाहिए। जिंगम मार्को का इंतजार करता है।
ताकि जिया सिद्धो बेगुनाह साबित हो जाए, क्योंकि इम्प्रेस डावेजार युद्ध नहीं चाहती है और जिंगम युद्ध के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह ऊचंग की लड़ाई को याद करके थोड़ा सा हारा हुआ महसूस कर रहा था और उसमें आत्मसम्मान की भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी हो रही थी। पर अहमद उसको बहादुर कहकर उसका भरोसा और उसमें साहस बढ़ा रहा था और बोल रहा था कि उसे भी अपने पिता खानों के खान की तरह नेतृत्व करना चाहिए। तो वो ठिकाने का मालिक उन्हें उस पहाड़ के पास ले जाता है और सावधान करता है कि ये बहुत खतरनाक जगह है, पर मार्को और बॉम्बा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वहाँ जाकर वो हुक्का पीते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों को बहुत ज्यादा नशा हो जाता है। मार्को को सब तरफ सिर्फ मार्को ही दिखता है। वो जगह थोड़ी अजीब सी थी। जब मार्को को होश आता है तो वो देखता है कि उसके सामने वही बूढ़ा आदमी बैठा रहता है। वो मार्को से उसके आने की वजह पूछता है और फिर मार्को उसे खानों के खान द्वारा नष्ट करने की बात करता है। फिर वो बूढ़ा उसे एक मंगोलियन नक्शा दिखाता है। मार्को वो नक्शा देखकर पूछता है कि उसे ये सब करने के लिए किसने पैसे दिए। मार्को सॉन्ग डायनेस्टी का नाम लेता है तो वो बूढ़ा बोलता है कि वो सिर्फ पैसे लेकर काम करते हैं, वो कभी भी किसी के बारे में नहीं बताते। बूढ़ा आदमी बोलता है कि उसे पैसे देने वाला कुबलाई खान के राज्य में ही है। मार्को थोड़ा सा आश्चर्य हो जाता है। इधर अहमद यूसुफ के पास बंदी गृह में आता है और पूछता है कि वो कब तक इस लुटेरे को पकड़ कर रखेगा। तब यूसुफ बोलता है जब तक युद्ध को टाला जा सके, क्योंकि युद्ध से सिर्फ साम्राज्य और सैनिकों की बर्बादी होती है। इधर बॉम्बा और मार्को उस नक्शे को देखकर ये पता लगाते हैं कि ये कुबलाई खान की। मार्को बोलता है कि जो मारा गया है उनमें से किसी ने दिया है। बॉम्बा उसे बर्फ गिरने से पहले वेनिस जाने को कहता है, जो मार्को का शहर रहता है जहाँ से वो आया था, क्योंकि बॉम्बा उसे अतिथि कहकर छोड़ना चाहता है, क्योंकि बॉम्बा कैम्बुलक जो कि कुबलाई खान का शहर है वहाँ वो उसे नहीं बचा पाएगा। बॉम्बा और मार्को में थोड़ा नजदीकी रिलेशन तैयार हो जाता है। जिया सिद्धो मेजिन की साथी से कहता है कि ये कुबलाई खान के इनर चैम्बर का नक्शा है, जो कोई करीबी और भरोसेमंद आदमी नहीं दिया है। इधर जिया सिद्धो मेजिन की साथी से कहता है कि सिर्फ जिया सिद्धो ही नहीं, कुबलाई खान का और भी शत्रु है, जो कोई बेवकूफ जिया सिद्धो के रास्ते में आ गया और उसे फंसाने का षड्यंत्र कर रहा है। कुबलाई खान के ठीक होते ही जिया सिद्धो और सॉन्ग डायनेस्टी की सेना पर आक्रमण हो जाएगा। वो मेजिन की जो दोस्त रहती है उसे जिया सिद्धो बहुत करीबी सोचता है। इधर जिंगम को अहमद बोलता है कि कुबलाई खान को होश आ गया है। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और फिर कुबलाई खान के सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है। कुबलाई खान को होश आ जाता है। वो इम्प्रेस छवि से बोलता है कि वो बहुत कमजोर महसूस कर रहा है। इम्प्रेस छवि बोलती है कि वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उनके बीमार की अवस्था में जिंगम सब कुछ संभाल रहा था। कुबलाई खान जिंगम को युद्ध पर जाने की तैयारी को लेकर तारीफ कर रहा था। कुबलाई खान जिंगम को बोलता है कि वो उसे उसके सिंहासन के पास ले चले ताकि सबको पता चले कि कुबलाई खान जिंदा है। बॉम्बा और मार्को लौट कर आते हैं। शैलन मास्टर 100 आइज एक बच्चे को ट्रेनिंग देते रहता है। तभी घोड़े की आवाज सुनकर वो रुक जाता है। ज़ैबिंग कोकाजिन को आकर बताता है कि मार्को पोलो वापस आ गया है। मार्को और बॉम्बा कुबलाई खान को आकर वो नक्शा के बारे में बताता है और बोलता है कि ये कोई साजिश कर रहा है। कुबलाई खान बोलता है कि अपने किसी लोग ने उसे धोखा दिया है। कुबलाई खान पूछता है इस नक्शे के बारे में कौन कौन जानता है। तब मार्को बोलता है कि सिर्फ उसे बॉम्बा को ही पता है। कुबलाई खान बोलता है कि अभी ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। मार्को जिंगम को बताने के बारे में पूछता है तो कुबलाई खान बोलता है कि अभी वो जिंगम को ये सब मामले से दूर रखना चाहता है। वो उन्हें उस गद्दार के बारे में पता करने को बोलता है। फिर कुबलाई खान मार्को को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद बोलता है और पूछता है कि क्या उसने अपने पिता और चाचा के लिए कोई सजा तय की है। मार्को बोलता है कि वो सोचता है कि उन लोगों को माफ कर दे। कुबलाई खान यह सुनकर बोलता है कि माफी कोई सजा नहीं। फिर मार्को के पिता और चाचा को
कुबलाई खान के सामने पेश किया जाता है। मार्को उनके हाथों में उनके हथेलियों पर गरम लोहे के निशान को लगा देता है और फिर मार्को का पिता बहुत नाराज होकर मार्को को देखता है और मार्को फिर वहां से कुबलाई खान के साथ चला जाता है। अब आगे उम्मीद करती हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। Please like and subscribe our channel.